हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। इस वीडियो के तहत आप लोग को हिस्ट्री का आज प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो VVI इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि इंडिका के लेखक कौन हैं। इंडिका के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, बाणभट्ट और हरिसेन। देखिए, इंडिका के लेखक आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। दूसरा प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? देखिए, ऑप्शन अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त है। अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील जहाँ भी आवे, आप लोग का आंसर होना चाहिए रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इस वीडियो को तहत अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप 2025 के एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति के संबंध किस गुप्त शासक से है? देखिए, अब डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलने वाला है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? देखिए, सबसे प्राचीनतम लिपि अगर पूछे तो सबसे प्राचीनतम लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? देखिए, विश्व में पहली धातु कौन सी थी? ये धातु जो थी वो चांदी धातु थी। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से माना जाती है? देखिए, कनिष्क ने शक संवत का आरंभ किया था और ये 78 ईस्वी में किया था। ये आप लोग के VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा प्रश्न जो मिलेगा वो VVI इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उदंतपुरी जो है वो मगध में स्थित था। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? देखिए, चाणक्य जो था वो भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन? चाणक्य जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखित है। ताम्र लिपि बंदरगाह अवस्थित था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है गुजरात, केरल, बंगाल और महाराष्ट्र। देखिए, ताम्र लिपि बंदरगाह जो है वो बंगाल में अवस्थित था। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में पहले बार किया गया? देखिए, किस जनपद में पहली बार किया गया था? देखिए, ये जो था मगध राज्य में, देखिए, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र पहली बार प्रयोग किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था, वह किस नदी के संगम पर किया था? देखिए, किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुन सभी। अगर पाटलिपुत्र नगर के पूछे तो इनमें से सभी के संगम पर किया था। इसमें गंगा भी था, सोन भी, पुन भी, तीनों के संगम स्थान पर पटना का स्थापना हुआ था। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए, सर्वप्रथम अपनी राजधानी किस राजा ने बनवाई थी? तो वो था जिसने स्थापना किया, उसी ने पहले राजधानी उदयन ने बनाई थी। 14वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? देखिए, इसका एक ट्रिक था हसीन माशुका। हसीन माशुका अगर आप लोग याद रखिएगा इसको आप लोग पकड़ सकते हैं। तो सबसे प्राचीनतम पूछे तो हर्यक वंश था। देखिए, ह से हर्यक वंश होता है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी पूछा है। देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी में थी। डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग को सुनने मात्र से सभी प्रश्न याद हो जाएगा और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? देखिए कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कालिदास समकालीन थे। धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है? देखिए धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो देखिए धर्म विजय 13वां शिलालेख में उल्लेख किया है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? देखिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित था? देखिए तक्षशिला जो था वह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जब तत्कालीन पूछ रहा है तो तत्कालीन जो है वह गांधार राज्य में अवस्थित था। जरासंध का संबंध किस वंश से था? देखिए जरासंध का संबंध किस वंश से था? वो था बृहद्रथ वंश से। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? देखिए बिंबिसार भी पूछा है, ये भी आई इम्पोर्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? देखिए बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। अंगराज्य आधुनिक बिहार में किस जिले में अवस्थित था? देखिए अंगराज्य जो था आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो ये अंगराज्य जो था वो भागलपुर में अवस्थित था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? देखिए जीवक की ख्याति वैद्य रूप में थी। जीवक एक वैद्य थे। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? देखिए जीवक जो है वो राजगृह का रहने वाला था। राजगृह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आप लोग को एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? देखिए जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो है वह तक्षशिला से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? देखिए अशोक द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? तो इसका जो उत्तर होगा श्रीलंका, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हो गए हैं? देखिए अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? देखिए इसका जो उत्तर होगा अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में से लिपि का प्रयोग किया जाता था। देखिए उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन से लिपि का प्रयोग किया जाता था? देखिए पूछ रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत से। देखिए इसका जो उत्तर होगा खरोष्टी लिपि में अशोक का लिपि का प्रयोग किया जाता था। देखिए ये प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाला है। किस गुप्त शासक को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? इम्पोर्टेंट भी एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा जरूर। इस क्वेश्चन आने वाला है समुद्रगुप्त, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फयान, हेनसांग, हर्ष्या, कुमार गुप्त। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हेनसांग थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। वो 6वीं शताब्दी में आए हुए थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। देखिए अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? देखिए ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भारतीय इतिहास के कौन से काल को स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा काल जो है उसको स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये गुप्त काल। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए ये कुमार गुप्त प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे।
पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। एकदम ऑनलाइनर जैसा आप लोग को मिलेगा, लाइक करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 के बीच ये गुप्त संवत को चलाया गया था। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक से हमने आज आप लोग के बीच लाया है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप लोग को अगर टीचर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी इससे लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी के किसके शासनकाल में वर्णन है? किसका शासनकाल का वर्णन है? देखिए, ये कादम्बरी में हर्षवर्धन का वर्णन है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो था वो किसके काल में भारत आया हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये फाहियान जो है वो भारत आया हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन किसके अभिलेख में किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया हुआ था? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया हुआ था। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? देखिए, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ये भी आप लोग को आना चाहिए। ये आप लोग को बोगाज कोई अभिलेख भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख में से एक है। द्वितीय नगरीकरण में नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण में नगरों को क्या कहा जाता है? देखिए, ये लौहयुगीन नगर इसको कहा जाता है। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट था जो कहाँ का निवासी था? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जो है वो पटना, जिसको हम लोग तरेगना कहते हैं, जिसको शॉर्ट में मसौढ़ी कहते हैं। मसौढ़ी भी इसको कह सकते हैं कि मसौढ़ी में इसका केंद्र था। आर्यभट्ट मसौढ़ी का निवासी था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? देखिए, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इसका भी उत्तर होगा तोसली। तोसली कलिंग की राजधानी थी। इसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। किसने लिखा? देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को आना चाहिए। ये कौटिल्य ने लिखा था। वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है। राजगिरी का नगर बधू का क्या नाम था? राजगिरी का नगर बधू का क्या नाम था? देखिए, ये इसका जो उत्तर होगा सालवती। राजगिरी का नगर बधू का नाम सालवती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? देखिए, अशोक कौन बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था, यानी अपना लिया था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उपगुप्त बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में और डी कालीबंगा में। देखिए, दयाराम साहनी जब कहे तो ऑप्शन बी हड़प्पा हो जाएगा। और उसको याद करने के लिए ट्रिक है हारा जो होगा वो हड़प्पा से राय आप लोग याद रखिएगा कि राय बहादुर राम साहनी जो दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा से संबंधित है। इस तरीक़े से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग के बीच है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए मोहनजोदाड़ो की बात करें तो देखिए हम लोग पढ़ें कि दयाराम साहनी जो है हड़प्पा ने किया था, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? देखिए पशुपति महादेव का मुहर मिला था, उसमें 4 जानवर थे, उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? हाथी, बाघ, शेर और भैंस। देखिए इसमें हाथी, बाघ और भैंस थे, लेकिन यहाँ पर शेर नहीं था। शेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस स्थान से शतरंज के खेल की तरह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। देखिए शतरंज के खेल की तरह का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये जो खेल है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो सभी प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 2025 के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो को आप लोग मिस नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? देखिए हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिले हुए हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल और रोपड़। तो देखिए इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि देखिए जो खेत होता है वो काला होता है, खेत जो होता है वो काला पड़ जाता है, इसलिए यह कालीबंगा में स्थित है। तो हल से जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सभी प्रश्न आप लोग को ट्रिकली बताया जा रहा है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए एक बार पुनः ये क्वेश्चन आप लोग को दोहराया जा रहा है ताकि आप लोग याद रख सके। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की अवशेष की किस वर्ष खोजे थे? देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में यह अवशेष खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो थी वो जुड़वा राजधानी थी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो थी वो जुड़वा राजधानी थी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? देखिए आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। ये सवाल जो है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी आ चुका है। तो अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो अभी से आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार आकृति का है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था? देखिए ऑप्शन है लोथल, सूतकांगडोर, रोपड़ और बनवाली। तो इसका जो उत्तर होगा महिला पुरुष एक साथ दफनाया जाता था वो होगा रोपड़। अगर आप लोग को ये प्रश्न का उत्तर आता था तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? समाज का स्वरूप क्या था? देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप क्या था? तो समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, क्योंकि
यहाँ पर नर्तकी का मूर्ति और बहुत सारे महिला के मूर्ति मिला हुआ है, इसीलिए मातृसत्तात्मक स्वरूप माना गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट का सभ्यता? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता का समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? देखिए, इसका जो उत्तर होगा चीन के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति और गणेश। देखिए, सिंधु वासियों के लिए प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे और इनके मोहर पर 4 जानवरों को चित्र अंकन हुआ था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देते रहिएगा। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो देखिए, बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था। लोथल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद रख सकें। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कोटदोजी और राखी गढ़ी। देखिए, नर्तकी जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था पर सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी का निकासी का समुचित व्यवस्था मिलती है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? देखिए, कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज और सरस्वती। तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। देखिए, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। देखिए, मोहनजोदाड़ो जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो वहाँ पर सिंधु नदी के होने के कारण सिंधी भाषा का मोहनजोदाड़ो शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। देखिए, लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदाड़ो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में कराया था, लेकिन उत्खनन पूछे तो उत्खनन R.D. बनर्जी ने करवाया था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? देखिए, पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए यह सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता में गोतीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है? गोतीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला हुआ है? ऑप्शन है लोथल में, कालीबंगा में, राखी गढ़ी में या
बनमाली में। तो गोतीपाड़ा जो है वो लोथल में मिला हुआ है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हुए हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हुए हैं? देखिए उत्तर होगा सूती कपड़ा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका या गणतंत्रात्मक। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका से संबंधित था। हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और उपयुक्त सभी। देखिए जब भी आप लोग उपयुक्त सभी देखें तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी ही करें। 90% आप लोग का उत्तर उपयुक्त सभी ही होगा। तो इसका भी हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण भी उपयुक्त सभी होगा। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण सभी कारण थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु हम लोग जाने कि मोहनजोदाड़ो होगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर होगा नगर योजना व वास्तुकला। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के लिए रोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।